हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हम देख चुके हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन या इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप हम देख चुके हैं। एक चौथा स्टेप है, उसे कहते हैं यूरिन कंसंट्रेशन। ये कब होता है और किस टाइम पे नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और यूरिन कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म किस तरीके से ये होता है, कौन कौन से पार्ट नेफ्रॉन के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूरिन कंसंट्रेशन को समझने से पहले एक और टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जो है टॉनिसिटी का। इन केस ऑफ बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड को अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टॉनिसिटी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये टॉनिसिटी क्या है इसके बारे में क्लियर होना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, hypotonic solution is a solution which has less solute and more water concentration. It is too dilute and osmolarity is less than 300 milliosmol per liter. Isotonic solutions क्या है? Isotonic solution is a solution in which the amount of water and solute are equal. Water and solute concentration is same. Osmolarity is about 300 milliosmol per liter. Hypertonic solution क्या है? Hypertonic solution is a solution which has less water and more solute concentration, too concentrated, and osmolarity more than 300 milliosmol per liter. अब समझते हैं ये तीनों चीज़ें क्या हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है, मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में थोड़ा सा वाटर लिया, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए 3 चम्मच हमने वाटर लिया है, नीचे ग्लास की तली तक है केवल। इसमें हमने सल्यूट डाला। सल्यूट और सॉल्वेंट मिला के ही सोल्यूशन बनता है, और यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा और सल्यूट भी होगा। ठीक है, तो सल्यूट को आप मान लीजिए, एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं सल्यूट क्या है, शुगर है। हमने आप समझ लीजिए 5 क्रिस्टल शुगर के डाल दिए। इस इतनी सी कंसंट्रेशन है, वाटर की कम कंसंट्रेशन है, लेकिन इसमें हमने और भी कम कंसंट्रेटेड वाला सल्यूट डाल दिया, मतलब केवल 5 क्रिस्टल डाले शुगर के। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब टॉनिसिटी जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे। अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की भी यहाँ पे कम ही कंसंट्रेशन ली है हमने, लेकिन उसमें भी सल्यूट की कंसंट्रेशन और कम है, इस कंडीशन में इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन ही कहा जाएगा। लेकिन अगर हम इतना ही वाटर लें और इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे और वाटर कंसंट्रेशन तो कम थी ही, तो इस कंडीशन में इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं टॉनिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हम किस कंडीशन में इसको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कह रहे हैं। वाटर की कंसंट्रेशन सल्यूट के मुकाबले अगर ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक, वाटर की कंसंट्रेशन सल्यूट के मुकाबले बहुत कम है तो हाइपरटोनिक, और दोनों सेम है तो आइसोटोनिक। तो अगर हम इसको बायोलॉजी में यूज़ करें तो बायोलॉजी में फ्लूइड होता है ब्लड, और ब्लड में होता है वाटर जो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और इसमें सल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सारे क्या करते हैं, सॉल्वेंट की तरह सल्यूट की तरह काम करते हैं, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो बॉडी फ्लूइड में अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके मुकाबले, सल्यूट के मुकाबले, तो बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट या हाइपोटोनिक हो जाएगा। इस कंडीशन में हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म होगी। इस कंडीशन में हमको यूरिन कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में पहले ही वाटर प्रेजेंट है। फिर हम वाटर को कंजर्व करके क्या करेंगे, यूरिन कंसंट्रेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जितना कंसंट्रेटेड यूरिन होगा मतलब उतने उसमें सल्यूट पार्टिकल्स होंगे और वाटर कम होगा। यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, कंसंट्रेट मतलब यहाँ पे वाटर का कम होना है, सल्यूट पार्टिकल वाटर में कम होंगे, सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वाटर कम होगा। इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेटेड कंडीशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटोनिक यूरिन ही तो बना रहे हैं। यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म करना, और ये कब होगा, जब वाटर की कमी होगी बॉडी में, तभी तो हम वाटर कंजर्व करेंगे, तभी तो बॉडी चाहेगी कि वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो।
तो अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है बॉडी फ्लूइड का, मतलब हमने बहुत सारा पानी लिया हुआ है, बहुत पानी पिया है, उस कंडीशन में बॉडी क्या चाहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगी। बॉडी फ्लूइड हमेशा अपने आप को आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, जितना भी फ्लूइड है वो अपने आप को आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, मतलब वो अपनी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर चाहते हैं। इसके लिए वो या तो एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करेंगे या वाटर को कंजर्व करेंगे अगर कमी है तो। दो कंडीशन हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है बॉडी में या बहुत कम वाटर प्रेजेंट है। बहुत कम वाटर प्रेजेंट होने की कंडीशन में ही यूरिन कंसंट्रेशन हो सकता है, और उस कंडीशन में हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म होती है, और यूरिन को हाइपरटोनिक करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, यूरिन कंसंट्रेशन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करने की प्रोसेस को। तो आप समझ रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर होगा तो यूरिन कंसंट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो नहीं चलेगा नेफ्रॉन्स में। केवल हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर बॉडी फ्लूइड है तब होगा यूरिन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगी। वो कब होगा, जब ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब कम ऑस्मोलैरिटी है मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब है यूरिन कंसंट्रेशन। अब यूरिन कंसंट्रेशन का जो फोर्थ स्टेप है वो किस कंडीशन में होगा, अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो हमको उस टाइम पे वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है वाटर की कमी है बॉडी में पहले से और हम उसको वाटर को एलिमिनेट करे जा रहे हैं। इस टाइम पे अपने आप ही बॉडी मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है कि जो बॉडी फ्लूइड है उसका जो ऑस्मोलैरिटी है या आप कह सकते हैं टोनिसिटी है, इसको मेंटेन करके रखे। 300 मिली ऑस्मोल उसे एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाए रखे। इसके लिए ये कंजर्व भी कर सकता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट भी कर सकता है। ठीक है, मेकिंग हाइपरटोनिक यूरिन बाय नेफ्रॉन इज अ यूरिन कंसंट्रेशन। जैसे हमने अभी कहा, यूरिन कंसंट्रेशन क्या है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करने की एक प्रोसेस है जिसमें हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म होती है, मोर कंसनट्रेटेड यूरिन। और मोर कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है उसमें सल्यूट ज़्यादा होंगे और वाटर कंसनट्रेशन कम होगी, मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस और एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन। ये एबिलिटी मैमल्स और बर्ड्स में मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन कहाँ पे होता है, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लूप ऑफ हेनले में। आगे हम देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले में किस तरीके से ये होता है। और लूप ऑफ हेनले अगर हमने आपको याद होगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन का। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दो टाइप की नेफ्रॉन होती है, एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरी होती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है। ठीक है, उसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है, और जितनी ज़्यादा लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगी उतना डिसेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन से वाटर बाहर को जाएगा। ठीक है, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स केवल मैमल्स और बर्ड्स में मिलती है, वो भी 20%। ज़्यादातर कॉर्टिकल ही प्रेजेंट है। और लॉन्ग किस में है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ही लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, जो मेडुलरी वाले रीजन तक निकल रही है, पूरे डीप तक जा रही है। इसलिए मैमल्स और बर्ड्स में ही एबिलिटी होती है कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके। बाकी सब में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मिलती है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटी होती है। यूरिन कंसंट्रेशन अकर्स ओनली व्हेन बॉडी फ्लूइड, या जिसे हम ब्लड कहते हैं, बॉडी फ्लूइड में मेन पार्ट क्या है, ब्लड का है, हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर। जब ब्लड के पास बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना भी हम पानी लेते हैं वो सारा ब्लड में ही तो जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन के थ्रू या हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके थ्रू ये वापस से रीअब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। और ब्लड में वाटर, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट है। तो अगर वाटर की कमी है तो ही जाके ये यूरिन कंसंट्रेशन वाला स्टेप होगा। अगर वाटर पहले से ही ज़्यादा प्रेजेंट है तो यूरिन कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के थ्रू ही जाएगा। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का यहाँ पे फिर रोल नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, किस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है इसके बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं इसके बारे में है यहाँ पे। देर आर टू मैकेनिज्म प्रेजेंट फॉर यूरिन कंसंट्रेशन इन नेफ्रॉन्स। दो मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे यूरिन कंसंट्रेशन की जाती है नेफ्रॉन में। सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये होता है लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन का पार्ट
लूप ऑफ हेनले में ये मैकेनिज्म चलता है। और दूसरा है एक्टिविटी ऑफ एडीएच हार्मोन। इससे पहले भी बात की थी, रीअब्जॉर्प्शन में एडीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से वाटर रिटेंशन होता है कलेक्टिंग डक्ट एंड लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में, थोड़ा बहुत लेट डीसीटी में भी, और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये दो स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, ये दो मैकेनिज्म कैसे चलते हैं। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे इन्वॉल्व है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। इसके अलावा वासा रेक्टे जो है, ये भले ही नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है लेकिन वासा रेक्टे भी इसमें इन्वॉल्व होती है और ये हाई ऑस्मोलैरिटी बनाए रखती है मेड्यूला पोर्शन में। कैसे, आगे बात करेंगे। इससे पहले जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहला एक काउंटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। काउंटर, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और करंट का मतलब होता है फ्लो। और मेनली हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में एक चीज होती है फ्लूइड, यही इसी का फ्लो होगा। और फ्लूइड में क्या है, ब्लड है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है ये भी एक फ्लूइड है, और बाकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली बात किस किस फ्लूइड की कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं ब्लड की, जो कहाँ प्रेजेंट है, वासा रेक्टे में प्रेजेंट है। और दूसरी बात कर रहे हैं किसके फ्लो की, फिल्ट्रेट के। फिल्ट्रेट के जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट कौन सा है, जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, ट्यूबुलर फ्लूइड में फिल्टर होके आया है, फिर ट्यूब्यूल से होके फिर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सब कुछ होता है। तो ये भी क्या है, एक फिल्ट्रेट जो है एक क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड का क्या है, फ्लो होता है। वैसे ही ब्लड भी एक लिक्विड है प्लाज्मा की वजह से, और इसका भी फ्लो होता है। तो इन दो चीज़ों का फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसे कहते हैं काउंटर करंट। ठीक है, देर आर टू पार्ट्स इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है और दूसरा वासा रेक्टे, जो क्या है, कैपिलरीज है। किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट मान सकते हैं इसको, या आप मान लीजिए कि ये किडनीज के अंदर है तो किडनी का ही एक पार्ट है। लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या है, आगे बात करेंगे। और दूसरा है वासा रेक्टे, इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। दोनों में ही काउंटर करंट मैकेनिज्म चलते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में भी फिल्ट्रेट का फ्लो है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि लूप ऑफ हेनले किस तरीके से होती है, बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं, बाकी कोई और पोर्शन इन्वॉल्व क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसा पोर्शन है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऐसा पोर्शन है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड पोर्शंस हैं। लूप ऑफ हेनले लूप की तरह होने की वजह से इसके पास दो लिम्स होती है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, और इनमें जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। इसकी वजह से यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। और वासा रेक्टे में क्यों, क्योंकि वासा रेक्टे जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं किसके, हमने बात की थी वासा रेक्टे, और वासा रेक्टे केवल और केवल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही मिलती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज जो होती हैं ये एक्सटेंशन है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का, और ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड में होती है, इनके पैरेलल चलती हैं। जैसे मान लीजिए ये लूप ऑफ हेनले है ये वाला, और ये इसके बाहर से वासा रेक्टे, ये इस तरीके से इसको कवर करके रखती है ताकि जो भी रीअब्जॉर्प्शन होगा इसे वापस से गेन कर सके। तो ये जो रवासा रेक्टे है इसमें भी एक लूप टाइप की बन रही है ना, और इन लूप में भी जो ब्लड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक में डाउनवर्ड होगा एक में अपवर्ड होगा, फिर उसके बाद आगे चल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से मिल जाएंगी, फिर वापस से सर्कुलेशन में चले जाएगा। इस वजह से इसमें भी काउंटर करंट फ्लो चलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। इसलिए दो ही पार्ट क्या है, इन्वॉल्व होते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक में काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और दूसरे में काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में पहले डायग्रामेटिक तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल बाद में देख लेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसमें अंदर साइड जो है ये लूप ऑफ हेनले है और बाहर की साइड को वासा रेक्टे है। ठीक है, एक में क्या होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और दूसरे में काउंटर करंट एक्सचेंज। ये दोनों चीज़ें कैसे होती है, इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। और दूसरी चीज़ कि मेड्यूला का जो मेड्यूला इंटरस्टिशियम है, मेड्यूला जो पोर्शन है इंटरस्टिशियम भी होगा, जैसे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में फिर उसके बाद
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, लेकिन इनके बीच में भी तो कोई स्पेस होगा। ये जो स्पेस है कॉर्टेक्स वाला रीजन, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम, और इसमें भी फ्लूइड होता है। वैसे ही मेडुला में भी इंटरस्टिशियम स्पेस होगा। ये जो इंटरस्टिशियम स्पेस है, इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना है, उसके बाद ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे दिमाग में रखनी है, एक वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हम यूरिन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और तभी काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। और दूसरा, हमको ये याद रखना है कि मेड्यूला के इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हाई होनी चाहिए, तभी जाके वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले तो सारे फ्लूइड अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ऑस्मोलैरिटी को अप्रॉक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इतना बनाए रखते हैं, आइसोटोनिक बनाए रखते हैं हर एक बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे जो मेड्यूला का इंटरस्टिशियम है वहाँ पे भी सबसे पहले बिना, जब यूरिन नहीं आई है, यहाँ पे इस ट्यूबुलर पोर्शन में यूरिन नहीं है, उस टाइम पे इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल होगी। कहाँ की, इंटरस्टिशियम की बात कर रहे हैं। और हमने कहा था जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, आइसोटोनिक ही होता है, मतलब 300 मिली ऑस्मोल ही इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है। उस टाइम पे ये आइसोटोनिक सोल्यूशन ही होता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये फ्लूइड आगे बढ़ता है तो यहाँ से ये फ्लूइड आ जाएगा इस लूप ऑफ हेनले में। मान लीजिए ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये जो फिल्ट्रेट है ये आया और कहाँ तक पहुँच गया, ये इसकी डिसेंडिंग लिम है और ये इसकी असेंडिंग लिम है। ये तो आपको पता है, डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम इम्परमिएबल होती है आयंस के लिए और असेंडिंग लिम इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। मतलब यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ने होना कहाँ पे है, डिसेंडिंग लिम में होना है। और ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले फ्लूइड जो है वो सबसे पहले यहाँ से आके यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट है ये, और अगर आप बोले कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का साइज़ बहुत छोटा है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है एक किडनी में। किडनी का साइज़ ही कितना छोटा होता है, उसके बाद इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा साइज़ होगा। जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से आके यहाँ तक चले जाता है। इससे क्या होता है, लूप पूरे लूप में पहुँच जाता है। यहाँ पे तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, केवल वाटर परमिएबल है, और यहाँ पे केवल आयंस परमिएबल है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ पे सोडियम को एक्टिवली बाहर फेंका जा रहा है। बाहर की कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन सेम है, उसके बावजूद भी, तो उसके बाद वो बाहर को डिफ्यूज़ थोड़ा ना हो सकते हैं, लेकिन इसको एक्टिवली बाहर की ओर फेंका जा रहा है। किसको, सोडियम को। और उसके साथ साथ सोडियम के साथ एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड भी बाहर जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर तो 300 थी, बाहर भी थी 300 मिली ऑस्मोल कंसंट्रेशन है। जैसे ही सोडियम बाहर जाएंगे, बाहर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सल्यूट की वजह से ही तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ से बाहर गए, यहाँ अंदर की कंसंट्रेशन तो कम हो गई, लेकिन जैसे ही ये बाहर गए, बाहर की कंसंट्रेशन, इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी हम बात करेंगे इंटरस्टिशियम की कैसे बढ़ती है। जैसे ही इंटरस्टिशियम फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ वाला फ्लूइड कहेगा कि मुझे भी अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उसके बराबर चलना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। तो वो क्या करेगा, अपना जो वाटर है, केवल वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर को ये बाहर छोड़ देगा। इससे क्या होगा, बाहर की और अंदर के फ्लूइड की दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, मतलब 300 से बढ़ के 400 आ जाएगी। ऐसे ही करते करते पूरे लूप ऑफ हेनले में इस तरीके का मैकेनिज्म चलता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहता है, बाहर को छोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये वासा रेक्टे के थ्रू एक्सेप्ट कर दिया जाता है। यही तो रीअब्जॉर्प्शन है। इस तरीके से वाटर जितना बाहर जाएगा उतनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हमने कहा था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या हुए, जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। सल्यूट तो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये इम्परमिएबल है सल्यूट्स के लिए, तो सल्यूट्स यहाँ बढ़ते जाएंगे और वाटर की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, जिससे जो पूरे फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाएगी, जो कि 4 गुना है आइसोटोनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से, है ना। 300 से 1200 तक यहाँ पे पहुंच गया है। इससे क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगी। अब वाटर तो बाहर चले गया है, रीअब्जॉर्ब हो चुका है, जितना हमको वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही तो करना है, यूरिन कंसंट्रेटेड ही तो करना है। अब ये वाटर फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ये जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है ये हर एक टाइप में होता है। मतलब अगर बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट भी है, ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन प्रेजेंट भी है, तो भी इतना रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा ही।
लेकिन जो बाकी का पोर्शन है यानी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट ये डिसाइड करेंगे कि यूरिन कितना कंसनट्रेटेड और होना चाहिए। ठीक है, वाटर की कमी है तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे, वाटर का लॉस है मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है बॉडी में, उस कंडीशन में कम से कम रीअब्सॉर्प्शन होगा ताकि वाटर एक्सक्रीट आउट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे तक हमने कहाँ पे बात की थी कि वाटर रीअब्सॉर्ब यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ से सल्यूट भी चले गए, यहाँ पे जाके ये हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म हो जाएगी या हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, यहाँ पे क्योंकि वाटर बहुत कम है और सल्यूट बहुत ज़्यादा है। इसमें आते आते जब ये यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ से जो सोडियम है या पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये भी बाहर को पंप किए जा रहे हैं। यहाँ पे जाके फिर उसके बाद जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जो फिल्ट्रेट पहुँचेगा, वो फिर से हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वाटर फिर से आ गया। वाटर उतना ही है, रीअब्सॉर्ब हो चुका है, लेकिन उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन और कम हो गई है, इसलिए ये हाइपोटोनिक हो गया है। क्योंकि यहाँ से सल्यूट भी बाहर चले गए, तो हमने कहा था वाटर अगर कम भी है, उसमें अगर सल्यूट पार्टिकल्स और कम है, तो वो हाइपोटोनिक ही कहलाएगा। तो वाटर भी कम है और सल्यूट पार्टिकल्स के बाहर जाने की वजह से सल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो यूरिन रहेगी या जो फिल्ट्रेट आएगा वो हाइपोटोनिक होगा और ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। नीचे साइड को डाउनवर्ड जाते समय जो फ्लूइड है और अपवर्ड जाते समय जो फ्लूइड है, इनकी डायरेक्शन अलग है और इनमें फ्लूइड का करंट है, इसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है किसमें? लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है इसकी कंसंट्रेशन मल्टीपल होती जा रही है, 300, 400, 600, 900 एंड 1200 तक ये पहुँच गई है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर जाके कम हो गया, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिसेंडिंग लिम्ब में बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। दूसरा काउंटर करंट किस में चलता है? वासा रेक्टे में, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लूइड दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इसमें फ्लूइड कौन सा है? ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब किसके पैरेलल होती है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर जो फ्लूइड है वो नीचे साइड को आ रहा है और यहाँ पे क्या है? ब्लड है और इसकी असेंडिंग लिम्ब ये वाली है। तो जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या एक्सेप्ट करती है? सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड जो पंप किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये तो ब्लड के थ्रू एक्सेप्ट कर दिए गए और इसके बाद वापस सर्कुलेशन में भेज दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये केवल वाटर रीअब्सॉर्ब करके सर्कुलेशन में भेजता है। हमको यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, इसलिए वासा रेक्टे जो है ये क्या करता है? यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसके बाद इस वाले पोर्शन में जाके जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे फिर से वापस इंटरस्टिशियम में इन सोडियम क्लोराइड ये जितने भी सल्यूट्स हैं इनको वापस छोड़ देगा ताकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई जा सके। और ऑस्मोलैरिटी अगर मेड्यूला की बढ़ेगी, इनर मेड्यूला में सबसे ज़्यादा हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, उसकी वजह से ही वाटर रीअब्सॉर्ब हो पाता है। और इतना डीप लूप ऑफ हेनले किस में मिलता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। इसलिए केवल और केवल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही यूरिन कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। इसलिए हमने कहा था मैमल और बर्ड में ही ये एबिलिटी होती है यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करने की। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही कम पेनिट्रेट होती है मेड्यूला में और इनका साइज भी छोटा होता है। तो जो डेजर्ट वाले एनिमल्स हैं, डेजर्ट वाले या मरुस्थलीय इलाके में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके पास जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जो लूप ऑफ हेनले है इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, जिससे जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा उतना ही उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? वासा रेक्टे हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली होता रहे। यहाँ पे से डिसेंडिंग लिम्ब इसकी एक्सेप्ट करती है सल्यूट्स को और सल्यूट्स को छोड़ देती है वापस से इंटरस्टिशियम में। कौन सी? असेंडिंग लिम्ब। ये वाली डिसेंडिंग है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब है और वापस से ये सल्यूट्स को छोड़ रही है और जो वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ है उसमें ये हेल्प कर रही है। वाटर यहाँ से बाहर गया और इसने रीअब्जॉर्ब करके वापस सर्कुलेशन में भेज दिया, क्योंकि वाटर की कमी है, ब्लड में वाटर चाहिए, तो ब्लड में वापस सर्कुलेशन में वाटर आ गया। सल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इनको इंटरस्टिशियम में ही रहने दिया ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद वापस से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर दी जाती है जब यूरिन आगे फॉरवर्ड की जाती है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। इसको थियोरेटिकल भी समझ लेते हैं किस तरीके से है।
सबसे पहला लूप ऑफ हेनले, इसमें किस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। हेनलेज लूप हैव यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द एंड इट ऑल्सो हैव, यहाँ पे इट ऑल्सो हैव टू लिम्स, दो लिम्स होती है, डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम। यहाँ पे थ्योरेटिकली वही चीज़ बता रखी है जो मैंने अभी तक बताया डायग्राम के थ्रू। द फ्लो ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड इन द टू लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म्स अ काउंटर करंट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है इसलिए काउंटर करंट बना रहा है। यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी टू जनरेट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट इनेबल्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम DLOH, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ये क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एनर्जी यूज़ करके, क्योंकि सोडियम क्या हो रहे हैं, ATP यूज़ करके ही बाहर एक्टिवली पंप किए जा रहे हैं। ATP यूज़ करके या एनर्जी यूज़ करके जनरेट किया जाता है एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, क्योंकि इंटरस्टिशियम फ्लूइड इससे बढ़ रहा है, इसलिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है ये उत्पन्न किया जा रहा है, जो क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, ताकि दोनों को इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। इसलिए इन असेंडिंग लिम द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सल्यूट टेक्स प्लेस, फ्लूइड बिकम हाइपोटोनिक एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिकम हाइपरटोनिक। यहाँ पे फिर से ये हाइपोटोनिक हो रहा है क्योंकि सल्यूट बाहर जा रहे हैं। सल्यूट जितना बाहर जाएगा, जितना कम होगा सल्यूट, उतना ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, जितना सल्यूट ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसलिए हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है ये सबसे पहले ही बता दिया था। इन डिसेंडिंग लिम द लूप ऑफ हेनले in descending limb of loop of Henle, the water reabsorption takes place because of concentration gradient. concentration gradient की वजह से ही water reabsorption हो पा रहा है, बाहर ज़्यादा अंदर कम, इसकी वजह से। Therefore, the osmolarity of filtrate becomes more and more than fluid moves when fluid moves downward. जैसे ही वो डाउनवर्ड जा रहा है, जितना जितना वो डाउनवर्ड जा रहा है उतना उतना उसका वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक बनता जा रहा है। उसके बाद फिर वापस से हाइपोटोनिक हो जाएगा क्योंकि सल्यूट भी बाहर निकल चुके हैं। ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम और डिटेल में देख सकते हैं। मोर सॉल्ट्स continually added by the PCT, the higher the osmolarity of the ECF, the more water leaves the descending limb by osmosis. ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, जितनी ज़्यादा ECF की या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ECF की जगह पे IF होना चाहिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ECF का ही ये पार्ट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ECF में ही आता है। ECF में दो टाइप के फ्लूइड आते हैं, ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो फ्लूइड होते हैं, एक होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो कि ब्लड है, और एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है और ना ही वेस्कुलर पोर्शन में होता है। इंटरस्टिशियम फ्लूइड जिसका मतलब है जैसे मेड्यूला का जो पोर्शन है वहाँ पे भी फ्लूइड होगा, तो वो फ्लूइड क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द मोर वाटर दैट लीव्स द डिसेंडिंग लिम्ब, द सॉल्टियर द फ्लूइड इज दैट रिमेन इन द ट्यूब्यूल। जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना सॉल्टियर फ्लूइड होगा। द सॉल्टियर द फ्लूइड इन द असेंडिंग लिम्ब, द मोर सॉल्ट द ट्यूब्यूल पम्प्स इनटू द ECF। जितना ज़्यादा सॉल्टियर होगा, जितना ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा, उतने ज़्यादा ही सल्यूट्स को बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन सल्यूट्स के लिए नहीं। तो ये सल्यूट को बाहर फेंक सकता है, ये सल्यूट को बाहर नहीं फेंक सकता क्योंकि ये केवल वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, द मोर सॉल्ट दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, द सॉल्टियर द ECF इज इन द रीनल मेड्यूला। जितना ज़्यादा इंटरस्टिशियम फ्लूइड में सॉल्ट फेंका जाएगा उतना ज़्यादा इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, सॉल्टियर होगा और उससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके से काउंटर करंट चलता रहता है। ठीक है, एक तरीके से बाहर फेंका जा रहा है जिससे उसको वापस से ECF को या आप कह सकते हो इंटरस्टिशियम फ्लूइड को सॉल्टियर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर बाहर की ओर जा रहा है और इसकी वजह से ही यूरिन कंसनट्रेटेड हो पाती है। इसके अलावा भी अगर यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं हो पाई है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है जितनी बॉडी की डिमांड है, तब इसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, जितना वाटर बचा है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाके,
ADH की इन्फ्लुएंस में। उससे पहले वासारेक्टे किस तरीके से हेल्प करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासारेक्टे इज ऑल्सो फॉर्म्स अ काउंटर करंट, क्योंकि इसके पास भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग भी और असेंडिंग भी। इसकी वजह से दोनों में ही फ्लूइड का फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये भी क्या बना रहा है, एक काउंटर करंट बना रहा है। यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज होता है किस तरीके से, इसके बारे में बात करते हैं अब। द डिसेंडिंग वासारेक्टे रन पैरेलल टू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जैसा अभी हमने देखा था। असेंडिंग लिम्ब ये वाली थी लूप ऑफ हेनले की, और डिसेंडिंग लिम्ब वासारेक्टे की ये थी, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। इट गेन्स सल्यूट्स एंड लॉस वाटर, यहाँ पे ये वाटर लॉस करके सल्यूट को ग्रेन करता है वासारेक्टे। द असेंडिंग वासारेक्टे रन पैरेलल टू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अब यहाँ पे भी वही है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, उसी के पैरेलल वासारेक्टे की असेंडिंग लिम्ब चलती है। इट गेन्स वाटर एंड लॉस सल्यूट, सल्यूट को ये यहाँ पे छोड़ देता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया जा सके, और वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वापस सर्कुलेशन में भेज देता है क्योंकि वाटर की ज़रूरत है। हेनलेज लूप एंड वासारेक्टे मेंटेन्स हाई ऑस्मोलैरिटी विद इन द इनर मेड्यूला, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये तरीका था, ये एक मैकेनिज्म था काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है इसमें, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। एक्टिविटी ऑफ ADH हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद भी अगर बॉडी को नीड है वाटर की, उसके बाद एक ADH हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, सिक्रीट होता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट करता है लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में। ठीक है, किस तरीके से, इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन एंड एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इट्स सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, acts on late DCT and collecting duct of nephron. It increases water reabsorption, सॉरी यहाँ पे reabsorption है, reabsorb नहीं, reabsorption. ADH activity increases when body fluid have less concentration of water and hypertonic urine forms. इसकी एक्टिविटी कब ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर बॉडी के पास वाटर कम है, तो वाटर लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब होने के बावजूद भी बॉडी को नीड है वाटर की और नहीं चाहती है कि वाटर का इतना लॉस हो, तब ADH हार्मोन काम करता है लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में। ये वाला पोर्शन है लेट DCT और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट और भी DCTs को और भी नेफ्रॉन की DCTs को कंटेन करती है। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 नेफ्रॉन की जो DCTs होती हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट कंट्रोल करती है, मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और कलेक्टिंग डक्ट का आधा पोर्शन कॉर्टेक्स में है जहाँ पे DCT कनेक्ट होती है, और फिर पूरा जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा मेड्यूला में होते हुए रीनल पैपिले तक जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसकी एक्टिविटी कब ज़्यादा होगी, जब बॉडी में वाटर की कमी होगी, हाइपरटोनिक फ्लूइड होगा हमारे पास तब। इफ़ ECF इज़ हाइपोटोनिक, यानी अगर हम ब्लड की बात करें तो वो हाइपोटोनिक है, हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, देन ADH एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म्स। हाइपरटोनिक यूरिन कम होगी ADH की इन्फ्लुएंस की वजह से, जब बॉडी में हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक ब्लड है तो बहुत कम है वाटर तब। और हाइपोटोनिक यूरिन कब फॉर्म होगी, तब ADH की एक्टिविटी डिक्रीज कर दी जाएगी और वाटर को एक्सक्रीट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आइसोटोनिक बनाना है, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। तो ज़्यादा वाटर की भी क्या करेगा, ज़्यादा वाटर को भी एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब पता चल गया कि यूरिन हाइपरटोनिक कब होती है और हाइपोटोनिक कब होती है, और कौन सा मैकेनिज्म इसको हाइपरटोनिक बनाने में हेल्प करता है। तो ये था यूरिन कंसंट्रेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ यूरिन। इसके बाद ये आगे कंडक्ट किस तरीके से किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी, यूरेटर्स के बारे में भी, और यूरेथ्रा, इनके वॉल क्या क्या होती हैं और किस तरीके से कंडक्शन होता है यूरिन का किडनीज़ के अंदर भी, ये टॉपिक छूट गया है। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।